हेलो एंड वेलकम टू प्रबोधम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधम में। अभी हम लोग ग्रेड 10th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेसिक तौर पे अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर दो टर्म्स पे डिपेंडेंट है। एंड वो दो टर्म्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट टर्म इज केमिकल रिएक्शन एंड दूसरा है केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स कि हम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दो चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं, और उसके साथ साथ केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं एंड कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, एंड इन्हीं से रिलेटेड हम और भी चीजों को स्टडी करेंगे। एंड फाइनली इस चैप्टर को एंड करते वक्त हम दो चीजों को स्टडी करेंगे जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आगे समझेंगे क्या होता है कोरोजन, क्या होती है रेंसिडिटी। तो बेसिक तौर पे हमें इन्हीं दो चीजों से रिलेटेड सारे का सारा चैप्टर स्टडी करने का। इट मीन्स अगर आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, तो फिर आप इजीली इस चैप्टर को आसानी से डील कर सकते हो। बीच में हम बैलेंसिंग वगैरह भी देखेंगे एंड वो केमिकल इक्वेशन से डील करता है, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बहुत ज्यादा ही प्राइमरी कोट जो मैं देना चाहता हूँ वो ये कि एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब क्या सर? इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से डिफाइन होता है या फिर प्रॉपर्टीज की वजह से जाना जाता है। दोबारा, एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि ये पेन है, तो ये पेन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक पेन में होनी चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं कि क्योंकि इसके पास लिखने की प्रॉपर्टी है, टेम्पररी नहीं परमानेंट चीजों को मतलब परमानेंटली लिख सकता है ये, और इसीलिए हमने इसको नाम दिया कि ये एक पेन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये स्पेक्स है, भाई इसको चश्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये आंखों को देखने में मदद करता है। तो ऐसे तो हमारे पास लेंसेज भी हैं, तो चश्मे एंड लेंसेज की प्रॉपर्टीज समवेयर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफर करती है। जैसे कि लेंसेज की अगर हम बात करें तो लेंसेज डायरेक्टली हमारे आई में फीड किए जाते हैं, आप टेम्परेली इसको फीड करते हो। एंड जबकि चश्मे की बात करें तो ये आपके ईयर्स एंड नोज का सपोर्ट लेकर आपके आईज को देखने में मदद करता है। तो फाइनली अगर आप देखो ध्यान से तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है, लेंसेज की प्रॉपर्टीज कुछ और। तो हम किसी भी सब्सटेंस को जब नामकरण करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, हम ही नाम देते हैं ना। ऑल द वे किसी ने, ऐसा तो है नहीं कि हमें अचानक से रात को सपना आता है कि भाई इसका नाम ऐसा रख दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ह्यूमंस ही चीजों का नामकरण करते हैं। तो हमने इसका प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने इसका नाम चश्मा हिंदी में और इंग्लिश में इसको हम स्पेक्टिकल्स बोल दिया, हमने स्पेक्स भी कह देते हैं। तो बेसिक तौर पे जो फर्स्ट एंड प्राइमरी कोट जो आपको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, वो ये कि कोई भी सब्सटेंस डिफाइन किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज से। यानी उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगी कि वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, जैसे मैंने बल्ब बोला, आपको आपके दिमाग में उसकी प्रॉपर्टीज मार्क आउट हो गई होंगी। भाई ये प्रॉपर्टी होती है, एक बल्ब जो होता है वो हमेशा चीज लाइट देने का काम करता है। दोबारा बोलो मैं कि कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज से डिफाइन किया जाता है। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? आगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एंड केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें चेंजेस समझने पड़ेंगे। इट मींस हम केमिकल रिएक्शन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमें केमिकल चेंजेस का आइडिया ना हो, या फिर कह लो पहले चेंजेस का आइडिया ना हो। क्योंकि हमारे नेचर में अगर हम देखें तो हम दो तरीकों के चेंजेस से डील करते हैं। पहले होते हैं फिजिकल चेंजेस एंड दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। एंड जो केमिकल रिएक्शन की बात करें हम, वो केमिकल चेंजेस से डील करने वाला
एक कॉन्सेप्ट है और एक टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो यहाँ अभी मैंने 6 चेंजेस दिखा रहा हूं, मैं 6 प्रोसेस दिखा रहा हूं जो हमारे आम तौर की डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं। 3 इस स्लाइड में है एंड अगले जो 3 है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। एंड ध्यान से इन 6 के 6 चेंजेस को स्टडी करना, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि फिजिकल चेंजेस किनको कहते हैं एंड केमिकल चेंजेस किनको कहते हैं। और अगर आप एक बारी चेंजेस को समझ जाओ कि फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, केमिकल चेंज किसको कहते हैं, फिर आप आसानी से केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हो। यानी आने वाली जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस हैं, ये काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके बेस को डिफाइन करने के लिए। अगर आपने आसानी से इन दो चीजों को समझ लिया, केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन, फिर आप आसानी से चैप्टर नंबर 1 को समझ सकते हो। तो पहला चेंज या फिर पहला प्रोसेस जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं, अपने डेली लाइफ में देखते हैं, वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। आप देख रहे हो शायद कि ये आइस है एंड ये पिघल कर वाटर में कन्वर्ट हो रही है। सर ठीक है, फिर इसमें क्या है, आइस है जो कि वाटर में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। ओहो, ये एक तरीके का चेंज है। किस तरह का चेंज है, क्या ये फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन पहले आप समझो कि हो क्या रहा है। अगर आप वाटर के पार्टिकल्स को चेक करो एंड आइस के पार्टिकल्स को चेक करो, तो दोनों केसेस में आपको एक ही चीज दिखाई देगी, वो कि आइस के पार्टिकल्स का भी स्ट्रक्चर यही है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एक साथ बॉन्डेड है। अगर आप वाटर के पार्टिकल्स को भी देखो, पार्टिकल्स की बात करूं मैं, प्लीज आप पूरा वाटर ही मत इमेजिन कर लेना। ऑल द वे वाटर जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलकर बना होता है। ये ऑलरेडी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो चीज जानी थी वो ये कि एनी मैटर या और एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो भाई कोई भी चीज जो होती है, कोई भी मैटर जो होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। तो वाटर के पार्टिकल्स को देखोगे तो उसका भी स्ट्रक्चर यही है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्डेड है। सिमिलरली अगर आप आइस के पार्टिकल को चेक करोगे तो उसकी कहानी भी कुछ ऐसी है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन का एटम जो है वो बॉन्डेड है। इट मींस आइस का पार्टिकल एंड वाटर का पार्टिकल, इनके पार्टिकल लेवल पे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। पार्टिकल लेवल पे आपको कोई चेंजेस इनमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो सर आइस कैसे बना था? आइस बना था वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल जो थे वो काफी ज्यादा ही क्लोज आ गए थे। टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट की वजह से जब पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ गए थे, तो जो स्ट्रक्चर और जो मैटर हमें देखने को मिला था उसको हमने आइस बोल दिया था। यही चीज जब ये पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो फिर हमने इसको वाटर बोल दिया। एंड फाइनली अगर आप इसको और हीट करो तो ये पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाएंगे, फिर आप इसे वाटर वेपर बोल दोगे। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये कि अगर आप देख रहे हो आइस के पार्टिकल्स को, वाटर के पार्टिकल्स को एंड वाटर वेपर के पार्टिकल्स को, तो इनके पार्टिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं है। तो चेंज क्या है सर? चेंज है इनके बॉन्ड्स के स्ट्रेंथ के बीच। अगर आप देख रहे हो तो आइस के केस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था। वाटर के केस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया एंड वाटर वेपर के केस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन कर रहा है कि वो आइस है, वाटर है और वाटर वेपर है। ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, इस चेंज में
जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो है पार्टिकल का स्ट्रक्चर। यहां भी आइस के केस में भी पार्टिकल H2O है एंड वाटर के केस में भी पार्टिकल H2O ही है। साथ में वाटर वेपर के केस में भी पार्टिकल H2O है। इट मींस मैं कह सकता हूं कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ये तीनों के तीनों एक ही सब्सटेंस है, बट ये अलग अलग स्टेट्स हैं। वाटर का एक स्टेट आइस भी है, वाटर का एक और स्टेट वाटर वेपर भी है। यानी आइस हो गया, वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये तीनों के तीनों चीजें जो है वो एक ही हैं, बट अलग अलग स्टेट्स पे। आइस जब काफी ठंडा होता है वो एंड पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं तो फिर हम उसको आइस बोल देते हैं। प्रॉपर्टी से हमने उसको नाम बोला, हमने डिफाइन करा कि आइस है। जब यही पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जब वो फ्लो कर पाते हैं तो फिर हम कह देते हैं कि ये वाटर है। एंड जब ये पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर सॉरी ये जब वाटर के पार्टिकल्स हैं ये जब और ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं एंड ये फाइनली एयर में मिक्स अप हो जाते हैं तो फिर हम इनको कहते हैं ये वाटर वेपर है। क्या चीज चेंज नहीं हो रही इस चेंज में? मेल्टिंग ऑफ आइस जो चेंज हो रहा है, इस चेंज में क्या चीज चेंज नहीं हो रहा है? तो सर पार्टिकल का स्ट्रक्चर, पार्टिकल का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। ठीक। सिमिलरली इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेट होना, इट मींस कि वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, अभी भी सर पार्टिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हर पार्टिकल में दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। दोबारा, हर पार्टिकल में दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम एक साथ बॉन्डेड है। ये वाटर में भी है एंड वाटर वेपर में भी है। इसका मतलब कि सर पार्टिकल लेवल पे कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा। सिमिलरली अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर देखो, यानी आप चीनी को मिला रहे हो वाटर के अंदर, तो चीनी की कुछ प्रॉपर्टीज है, हाँ सर चीनी मीठी होती है। वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज है, हाँ सर। एंड फाइनली जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं ये वाटर के पार्टिकल्स हैं एंड ये जो रेड वाला पार्टिकल है ये है शुगर का पार्टिकल। तो जब आप इनको मिक्स कर रहे हो तो उस दौरान पार्टिकल्स शुगर के एंड वाटर के उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। सर ये एक चेंज है कि नहीं? हाँ चेंज है। पानी में शुगर को मिक्स करना एक तरह का चेंज है, लेकिन इस चेंज में पार्टिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल्स अपना फॉर्मूला चेंज कर ले रहे हैं एंड ऐसा भी नहीं है कि वाटर के जो पार्टिकल्स है वो अपना फॉर्मूला और जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो चेंज हो जा रहा है। पार्टिकल लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है एंड क्योंकि पार्टिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस कि वो सब्सटेंस नया सब्सटेंस नहीं है। यानी जो आप शरबत पी रहे हो इसमें बेसिक तौर पे दो सब्सटेंसेस है, पानी, चीनी। तो पानी का अपना अस्तित्व यहां मौजूद है, चीनी का अपना अस्तित्व यहां मौजूद है। यानी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को बखूबी शो कर रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टीज को, वाटर एक सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, शुगर एक अलग सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है यहाँ पे, और क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है तो फिर मैं बोल सकता हूं कि ये वही सब्सटेंसेस मिलने के बाद भी, शुगर एंड वाटर के मिलने के बाद भी वो वही सब्सटेंसेस है, वाटर एंड शुगर। कुछ और तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर। ये जो तीन एग्जांपल्स हमने देखे, ये जो तीन चेंजेस हमने देखे, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इन तीनों के तीनों चेंजेस में जो चीज आप कॉमनली नोट कर सकते हो वो ये कि पार्टिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं आया। और
आप ये चीज नोट कर सकते हो कि जो पार्टिकल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट था वो नहीं बदला। इट मींस कि इन चेंजेस के होने के बावजूद भी पार्टिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं आया। ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। इसीलिए आमतौर पे अगर आप कभी भी फिजिकल चेंज की डेफिनेशन देखोगे तो कहा जाता है ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस ना बने, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ऑफ कोर्स कहना बनता भी है। क्यों सर? क्योंकि नए सब्सटेंस तो तब बनेंगे ना जब पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे या फिर पार्टिकल्स के अंदर का जो अरेंजमेंट है वो अलग हो जाएगा। जब पार्टिकल्स जो भी है, पार्टिकल जैसे वाटर एक पार्टिकल है, वाटर का एक पार्टिकल है एंड उस वो पार्टिकल बना है बिकॉज ऑफ दो हाइड्रोजन के एटम एंड एक ऑक्सीजन के एटम की वजह से। जब ये ऑक्सीजन का एटम हट जाए तब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर कुछ और बना लेंगे, या फिर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर शायद कुछ और बना ले। लेकिन ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है ये थोड़ी ना चेंज हो रही है। और क्योंकि ये एटम्स का अरेंजमेंट पार्टिकल लेवल पे नहीं चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है, इसी की वजह से नया सब्सटेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिन चेंजेस में नए सब्सटेंस आपको बनते हुए नहीं दिखाई देंगे, वही पुराने सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत चेंज करता हुआ दिखाई देंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें पुरानी प्रॉपर्टीज हल्का फुल्का ही चेंज हुई हैं, एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज नहीं आया, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। वही अगर आप इन तीन चेंजेस को देखो, एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन और आयरन आर्टिकल्स, तो आप सभी को पता है कि भाई आयरन, अगर मैं कह रहा हूं ये आयरन है तो पार्टिकल लेवल पे क्या कहानी चल रही है? सर पार्टिकल लेवल पे कहानी ये चल रही है कि इसमें छोटे छोटे आयरन के एटम्स हैं बहुत सारे। ये सारे के सारे किस चीज के एटम्स है? आयरन के। एंड आयरन का एटम, एक एटम दिखाऊं मैं तो कुछ ऐसा है, ये है आयरन का एटम। इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर हम बनाना देख चुके हैं क्लास 9th में। बट आगे अभी बस ये ध्यान रखना है कि ये है हमारा आयरन का एक एटम। तो ऐसा ही एक ही एटम थोड़ी ना है, ऐसे बहुत सारे एटम्स यहाँ पे अवेलेबल है। जब रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग कब होती है? जब वाटर एंड एयर के साथ रिएक्शन होता है किसी भी मेटल का। आयरन एक मेटल है एंड इसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ। तो रिएक्शन होने के बाद ये आयरन नहीं रहता, फिर ये बन जाता है आयरन ऑक्साइड डॉट एक्स H2O। अब ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 5, 10 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बेसिक तौर पे ये क्या हो जाता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो जाता है। हाइड्रेटेड मतलब पानी के भी इसमें अंश आपको दिखाई देंगे, पानी के भी पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। यानी आयरन जो था वो अब क्या बन चुका है? आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन चुका है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि क्या पार्टिकल लेवल पे कोई चेंज आया या नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल सर चेंज आया है। पहले पार्टिकल के रूप में सिर्फ आयरन के एटम्स थे, बट अब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहां पे चेंजेस हमें दिखाई दे रहा है पार्टिकल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। इट मींस कि यहां पर एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एंड क्योंकि एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो फिर हमें जो नई चीज देखने को मिलेगी, यानी एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसमें नई प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रॉपर्टीज को लेकर थोड़ा सा, अच्छा पहली बात भाई, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ जमीन जायदाद नहीं है। अगर बाय चांस आप समझ रहे हो कि प्रॉपर्टी का मतलब जमीन जायदाद, बिल्कुल भी नहीं। गुण। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं। अगर ये हाइड्रोजन है
एंड ये ऑक्सीजन है, तो इनके गुणों को अगर आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के रूप में वर्क करता है, वो जलता है। ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। कभी भी कंबशन पॉसिबल हो पाएगा तो वो ऑक्सीजन की वजह से हो पाएगा। बट हुआ क्या कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुई, ये बन गया वाटर, जो कि आग बुझाने का काम करता है। आप देख सकते हो, एक जलने वाली चीज है, एक जलाने वाली चीज है, दोनों रिएक्ट करके, दोनों मिलके एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि बुझाने का काम करती है। प्रॉपर्टी चेंज हुई क्या? ऑफ कोर्स सर, प्रॉपर्टी चेंज हुई। प्रॉपर्टी क्यों चेंज हुई? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर अगर आप देखोगे, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। एंड ये मॉलिक्यूल बना कैसे था? जब दो हाइड्रोजन के एटम्स एक साथ रह रहे थे, हमने कहा कि ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली, जब ऑक्सीजन के दो एटम्स एक साथ रह रहे थे, तो हमने कहा कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहां दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ग्रुप बना के रह रहे हैं। सर H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, O2 भी मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स एक साथ कंबाइंड फॉर्म में रह रहे हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो होता क्या है कि इनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। एंड वो कैसे बदला? तो यहां से दो हाइड्रोजन, कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, एंड टूटने की वजह से दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए, एंड कंबाइन होकर ये जो मॉलिक्यूल बनाया, जो नया मॉलिक्यूल बना, इसको हमने कहा वाटर। तो हाइड्रोजन जब दो H एक साथ रह रहे थे तो जलने का काम कर रहे थे, दो O एक साथ रह रहे थे तो जलाने का काम कर रहे थे, एंड दो H एक O के साथ जब आ गए तो बुझाने का काम करने लग गए। एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंज आया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड जब भी एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंज आ जाता है तो फिर वो नया सब्सटेंस बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर नई प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी फिर। तो इसका मतलब ये कि एटॉमिक अरेंजमेंट यहां पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन में। और क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पे केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस मिलते हैं, ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं जिनके पास नई प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है पुराने वाले के मुकाबले। तो आयरन की कुछ और प्रॉपर्टीज थी, जबकि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ये एक केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, क्या अंतर दिखाई दे रहा सर? फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर लेवल या फिर पार्टिकल लेवल पे कोई आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है, वही अरेंजमेंट हमेशा आपको दिखाई देगा। जबकि केमिकल चेंजेस में एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नई प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होता है। तो केमिकल चेंजेस और भी अगर हम देखें, जैसे कि मिल्क का खट्टा हो जाना, सोर हो जाना। आपने गर्मियों में अक्सर देखा होगा कि दूध जो होता है वो फट जाता है, एंड फटने के बाद क्या सेम प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है? नहीं सर। जब दूध फटा हुआ नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, एंड जब दूध फट जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एंड वो चीज आप देख सकते हो जब आप पी कर देखते हो। आपने देखा भी होगा कि भाई फट
जो फटा हुआ दूध है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, वो आप नहीं पी पाते हो, काफी खट्टा हो जाता है। जबकि वही जब वो दूध फटा नहीं था तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। वही आपने एप्पल को भी देखा होगा, जब आपने फ्रेशली कट आपके पास जो एप्पल्स है उसको देखो एंड थोड़ी देर उसको रख दो वैसे ही, फिर उसको देखो, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इट मीन्स कि केमिकल चेंज जब भी होगा तो आपको नई प्रॉपर्टी के नए सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे, जबकि फिजिकल चेंज जब भी होगा आपको नई प्रॉपर्टी के नए सब्सटेंस नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि फिजिकल चेंज जब भी होता है एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज जब भी होता है एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होता है। अब अगर दोबारा उसी बात पे आ जाए कि कोई भी सब्सटेंस डिफाइन होता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से कोई भी सब्सटेंस जाना जाता है। तो हाइड्रोजन जलता था, वाटर बुझाता है, प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। तो ये वाटर है क्यों? क्योंकि ये आग बुझाता है। ये हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि ये जलने का काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं वापस इन 6 के 6 प्रोसेसेस को एक साथ लेकर आऊं तो मैं क्या समझूंगा कि ये जो 3 ऊपर के थे ये हो गए हमारे फिजिकल चेंजेस, जबकि नीचे के जो 3 चेंजेस हैं और प्रोसेसेस हैं ये हमारे हो गए केमिकल चेंजेस। क्यों सर? क्योंकि ऊपर वाले जो चेंजेस थे उनमें एटॉमिक अरेंजमेंट में कोई बदलाव देखने को नहीं आया, एंड क्योंकि उनमें एटॉमिक अरेंजमेंट कुछ भी नहीं बदला तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज सेम रही। जब वो आइस था तब भी, जब वाटर था तब भी, एंड जब वो वाटर वेपर बन गया तब भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना। जबकि इन तीनों के केसेस में अगर हम देखें तो हमें नए सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर अब हम लोग फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को एक साथ समराइज करें तो क्या बातें समझ में आएंगी? पहली चीज, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। नए केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होते हैं फिजिकल चेंजेस में। जबकि केमिकल चेंजेस में देखें तो ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। तो जब भी केमिकल चेंज होगा तो जो पुराना सब्सटेंस था वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने नेचर को लूज करेगा एंड नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन होंगे विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल चेंज में नए प्रॉपर्टी के नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, फिजिकल चेंज में नए प्रॉपर्टी के नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। सेम प्रॉपर्टीज, जो पहले की प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज आपको बाद में भी देखने को मिलेंगी। फिजिकल चेंज आमतौर पे रिवर्सिबल होती है। यहां एक शब्द यूज करो मैं, जनरली, क्योंकि बहुत बार अगर आप कभी एक्सेप्शनल कोई फिजिकल चेंज लेकर आओ एंड आप मुझसे बोलो कि भैया ये वाला जो फिजिकल चेंज है ये तो इरिवर्सिबल है, तो फिर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक शब्द यूज करा था जनरली। आमतौर पे ये रिवर्सिबल होते हैं। इट मीन्स मैं बिल्कुल भी ऐसा दावा ठोक नहीं रहा कि ये कभी इरिवर्सिबल नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई ऐसा भी फिजिकल चेंज हो जो इरिवर्सिबल हो। केमिकल चेंजेस सिमिलरली अगर हम बात करें जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब दोबारा नहीं हो सकता। जैसे दूध फट गया तो वापस दूध नहीं बनेगा ना, दूध फट गया तो कुछ और बन गया एंड फाइनली वो दूध वापस नहीं बनेगा। तो आमतौर पे केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, जबकि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, उनको आप वापस रिवर्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने पानी में चीनी मिला दिया एंड उसको क्या करो, इवेपोरेट करो
पानी भाप बन के चला जाएगा, आप उसको दूसरी जगह कलेक्ट कर लो तो वाटर अलग, चीनी अलग, तो ये वापस रिवर्स हो सकता है, जबकि केमिकल चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते। ये जो चेंजेस होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, जबकि केमिकल चेंजेस की बात करें तो ये परमानेंट होते हैं। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए हो गया वो, जबकि फिजिकल चेंजेस टेम्पररी है, ये वापस रिवर्सिबल है ना ये, तो ये वापस आपको मिल सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी रीगेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा आपको दोबारा वही सब्सटेंस मिल सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शरबत है, उससे वापस आपको पानी एंड चीनी मिल सकता है बाय इवेपोरेशन। बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या हो गया, एक सिंपल सा फिजिकल मेथड हो गया। तो फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप चेंजेस जो हुआ है, जो भी फिजिकल चेंज हुआ है उसको वापस रिवर्स करके आप अपने पुराने सब्सटेंसेस को प्राप्त कर सकते हो। बट फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप ओरिजिनल सब्सटेंसेस को गेन नहीं कर सकते इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज कभी भी हो गया और आप सोच रहे हो कि इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इन मेथड्स के द्वारा मैं दोबारा अपने ओरिजिनल सब्सटेंस को प्राप्त कर लूं, पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो हमें ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस नहीं मिलेंगे बाय फिजिकल मेथड्स, जबकि फिजिकल चेंज जब कभी भी होगा तो आपको ओरिजिनल सब्सटेंस मिल सकता है बाय फिजिकल मेथड्स। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, और बहुत प्यारी सी बात हमने सीखी क्या कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस डिफाइंड किया जाता है या फिर डिफाइन किया जाता है बाय इट्स प्रॉपर्टी। तो अगर ये पेन है तो ये पेन इसलिए है क्योंकि ये लिखने का गुण है इसके पास। अगर ये स्पेक्स है तो वो इसलिए क्योंकि ये चीजों को सही देखने में मदद करता है। तो इसके गुणों से इस सब्सटेंस की परिभाषा दी जाती है या फिर वो सब्सटेंस जाना जाता है। तो इसीलिए अपने गुणों को भी अच्छा करें एंड अपने आप को अच्छा बनाएं। अभी आज की क्लास में हमने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करा, एंड इन चेंजेस को आप अपने आसपास होने वाले कुछ और चेंजेस को एक्सपीरियंस करो एंड उनको डिस्टिंग्विश करो कि कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल है। अच्छा, मैं यहाँ बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कभी आपको चेंज दिखाई दे, वो फिजिकल भी होगा एंड केमिकल भी होगा, तो एक ही जगह पे आपको दोनों चेंजेस भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर फिजिकल है तो फिजिकल ही होगा, केमिकल है तो केमिकल ही होगा। हो सकता है कि कहीं पे कोई चीज दोनों ही हो, फिजिकल भी हो एंड केमिकल भी हो। ओके, तो अभी आप लोग क्या करेंगे कि आप कुछ एग्जांपल्स को और सर्च करेंगे एंड समझेंगे कि कौन सा चेंज फिजिकल है एंड कौन सा केमिकल है। और फिर हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो फिर केमिकल रिएक्शन को समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर केमिकल इक्वेशन को समझेंगे एंड केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग समझेंगे, वगैरह वगैरह। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, एंड तब तक आप लोग क्या करेंगे, अपनी चीजों को रिवाइज करेंगे। अभी हम वीडियोस को शॉर्ट रखेंगे ताकि चीजें देखने एंड समझने में भी मजा आए। एंड चलते फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।